नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या किया था, जो 3D वाला पार्ट था सॉलिड वाला, उसका हमने जो टॉपिक था वो कवर किया था, उनके जो कंसेप्ट थे वो देखे थे। आज उनसे रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन होंगे वो करेंगे। ठीक है, तो आए वो अपने जो इससे रिगार्डिंग जो क्लास है आपने वो देख लियो, उनके जो फॉर्मूलेस हैं वो आपको अच्छे से पता हो, क्योंकि अगर आपको पता है तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, एक बार वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार उनसे रिगार्डिंग जो बुक्स है हमारी एसएससी जीडी से रिगार्डिंग एक बार वो देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पे 3 बुक्स दिख रही होंगी। पहली बुक हमारी क्या है, हमारी फुल सिलेबस की बुक है। ठीक है, फुल सिलेबस की बुक है जिसमें आपको एसएससी जीडी का सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, आपको जो फुल सिलेबस किसका, जो पूरा जो टॉपिक जो सिलेबस आता है जीडी में, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी और तर्कशक्ति का फुल कवरेज आपको इसी बुक में मिल जाएगा। सेकंड के बाद 2011 से लेकर अब तक के जितने भी सवाल आए उनको क्या किया, सेग्रीगेट किया है। कैसे किया गया है, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज। ठीक है, उनको अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया गया कि जैसे आपको पता चल जाए कि चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, जो आपके तर्क शक्ति और गणित के जो क्वेश्चन है उनमें जो शॉर्टकट ट्रिक्स लग सकती हैं, ठीक है, जो आपकी शॉर्टकट ट्रिक्स लग सकती हैं वो आपको साथ में से दे रखी है। टोटल अगर क्वेश्चनों की बात करी जाए तो किस किताब में कितने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कम से कम आपको 4000 सवाल आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आपकी जो जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको मिलेंगे उनकी क्या दे रखी है, संपूर्ण व्याख्या दे रखी है। तो अगर एसएससी जीडी की अगर बात करें तो फुल सिलेबस के लिए ये बुक है। ठीक है, सेकंड बुक हमारी क्या है, अब हमने जो टॉपिक्स पढ़े हमने कवर्स किए हैं, जो भी हमने सिलेबस था, उसके बाद हमको क्या उनकी नीड है, आपको पेपर लगाने की नीड है। और वो पेपर कैसा है कि वो उस पेपर के हिसाब से हो जो आपका पेपर एग्जाम में आता है। ठीक है, उसी पैटर्न में हो। तो उसी पैटर्न पे हमारी जो एक बुक है वो क्या है, हमारी पेपर सेट की बुक, जिसमें आपको कितने पेपर मिल जाएंगे, 35 से ज़्यादा पेपर। कितने, 35 से ज़्यादा पेपर आपको मिल जाएंगे। और उनका क्या दे रखा है, साथ में ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है, रिटर्न सॉल्यूशन जब लिखा होता है तो आपको समझ में नहीं आता, आपको ये तो पता है कि सामने वैल्यूज़ क्या हैं, ये चीज़ ने बोली है, पर कई बार क्या होता है जब आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती है इसने ये लेके कैसे आया, तो जब वीडियो सॉल्यूशन होता है तो आपको वो चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की जाती हैं। साथ में कई बार जो क्वेश्चन होते हैं जैसे जीके के क्वेश्चन हुए तो जो एक्स्ट्रा नॉलेज होती है वो भी आपको साथ में उन क्वेश्चनों के अंदर दे दी जाती है। ठीक है, तो ये दोनों बुक किसके रिगार्डिंग हमारे एसएससी जीडी की। ठीक है, थर्ड बुक है हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है सिर्फ मैथमेटिक्स, जो हम मैथमेटिक्स का सिलेबस कर रहे हैं उसका जो सिलेबस है वो हमारी किसकी है, ये मैथमेटिक्स की बुक है। उसमें आपको क्या मिल जाएगा, प्रारंभिक गणित का जो पूरा टॉपिक है वो मिल जाएगा। ठीक है, किस किस का, एसएससी जीडी प्लस एमटीएस। ठीक है, जीडी प्लस एमटीएस दोनों के लेवल के क्वेश्चन इसमें आपको जो थ्योरी होगी वो भी और साथ में उनके क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक है, 2011 से लेकर तक अब तक जितने क्वेश्चन हैं इसमें कितने थे, सिर्फ जीडी था, इसमें जीडी प्लस एमटीएस दोनों है। ठीक है, अब खास बात क्या है, एक तो पूरा सिलेबस आ गया, दूसरा क्या है जो हम क्वेश्चन के कंसेप्ट पढ़ते हैं उनके बाद कई बार क्या होता है, उन क्वेश्चन के क्या होते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स भी आपको इस बुक में दी जाएंगी, साथ में उनको बताया गया है कि वो ट्रिक्स लगाएं कैसे। ठीक है, तो अगर एग्जाम पर्पज से आप देखोगे तो ये तीनों बुक आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब घन का जो सबसे बड़ा विकर्ण था उसका क्या फॉर्मूला था, a√3। ठीक है, a√3 और यहाँ पे क्या दे रखा है, उसको किसके बराबर कर रखा है, 6√3 के। ठीक है, तो a यहाँ से हमारा क्या आ गया, 6, मतलब घन की जो भुजा है वो हमारी कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब उसने क्या बोला, घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है हमारा, वॉल्यूम की बात करें, आयतन की बात करें तो a³ मतलब 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब क्या होता है हमारा 216, क्या होता है 216। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, अगला सवाल देखेंगे। एक बेलन का व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, मतलब हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगा यहाँ से 7 सेंटीमीटर। ठीक है,
और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मतलब कितना है हमारा पाई आर स्क्वायर एच हमारा किसके बराबर है, सॉरी 2 पाई आर एच, ठीक है ना, वक्र पृष्ठीय दे रखा ना, तो 2 पाई आर एच किसके बराबर है 220 के बराबर है। तो क्या पूछा, बेलन का आयतन पूछा है। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या था हमारा, अभी मैं थोड़ी देर पहले लिखा था जस्ट, पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा क्या है आयतन है किसका, बेलन का। अब हमें त्रिज्या पता है, त्रिज्या पता है, हमें क्या पता होना चाहिए वॉल्यूम आयतन निकालने के लिए, उसकी ऊंचाई, ठीक है। अब वो ऊंचाई कैसे निकलेगी, इधर से, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से। कैसे निकालेंगे, 2 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7 गुणा एच बराबर कितना है 220, ये ठीक है। तो देखो 7 से 7 कटा, 22 से क्या आ गया 10 आ गया, 2 से क्या आ गया ये 5। तो हमारी ऊंचाई कितनी है बेलन की 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ से, हम बेलन का क्या निकालेंगे आयतन, बेलन का आयतन क्या है हमारा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा एच कितना दे रखा है 5, ठीक है। 7 से 7 हटा, 22 गुणा 35 70 70 770, ठीक है। तो हमारा बेलन का आयतन कितना गया 770 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखो कई बार इसमें अब एक जो इन क्वेश्चन में मैं लास्ट क्लास में बोला था कि इन क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक भी होती है। देखो ना, अगर आप यहाँ चीज़ एक बार देखोगे इस फॉर्मूले में आप देखोगे तो इस मामले में आप क्या दिख रहा है कि एक तो पाई दिख रहा है, आर दिख रहा है और एच दिख रहा है, ठीक है। पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7, मतलब क्या कह सकते हैं हम 2 गुणा 11, ठीक है। साथ में आर क्या दे रखा है 7 दे रखा है, ठीक है, आर क्या दे रखा है 7 और एक एच क्या दे रखा है 5 और एक हमारा 7 नीचे दे रखा है और ये 7 का स्क्वायर, तो ये 7 से 7 तो कट गया। मतलब जब हमारा सॉल्यूशन जो आएगा वो उसमें क्या होगा, एक तो 11 का मल्टीपल होगा वो, ठीक है, 11 का गुणन होगा और 5 और 2 10 का गुणन होगा। अब जब 10 का गुणन होना होता है तो क्या होता है आखिरी में अंत में होना चाहिए 0 आना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन से देखें तो हमारा 0 आना चाहिए, तो पहले ऑप्शन कौन सा हट जाएगा, ऑप्शन सी हट जाएगा पहले ही, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए, वो 11 का भी क्या होना चाहिए, 11 का क्या होना चाहिए गुणनफल होना चाहिए, साथ में वो 7 का भी क्या होना चाहिए गुणनफल होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 7 से देखूं तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, अगर इसको देखूं तो ये 7 का भी है, ये 11 का भी है, ठीक है। तो आप ऐसे भी अगर आप क्वेश्चंस को करना चाहो, इससे क्या होता है टाइम बचता है। कैसे बचता है टाइम, आपकी जो ये कैलकुलेशन होती है वो बचती है। पाई आर स्क्वायर मुझे पता है ये है आर बराबर 7, तो जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आर में स्क्वायर आएगा तो 7 से 7 कट जाएगा, तो 7 × 11 मेरा 77 का आना चाहिए, तो ये आएगा ऑप्शन मेरा डी से, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं, ये जो ट्रिक्स हैं आपको कहाँ दिख जाएंगे, आपको बुक्स में मिल जाएंगी, पर बाकी जो मेथड होता है क्वेश्चन करने का वो ये है, बाकी ट्रिक ऐसे ये। हम जब भी कोई क्वेश्चन करोगे अगर वैल्यू पूर्ण है, पूर्ण संख्या में ऑप्शन दे रखे हैं और हर क्वेश्चन में लगभग आपको क्या दिख जाएगा पाई होता है, तो मतलब क्या होगा ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा 11 का तो गुणनफल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर 7 कैंसिल आउट हो रहा है और फिर कुछ बच रहा है तो उसका भी मल्टीपल आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखो अगर आगे वाले क्वेश्चन में अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसी ट्रिक लगाता है तो देखते हैं ना, लगती है तो देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई, देखो यहाँ नहीं लगेगा, आयत में ना पाई आता है, ना आयत में आता है, ना घन में आता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, आयत में भी नहीं आता ना घन में आता है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक है। यदि इसकी लंबाई 7 है, 7 की कमी की जाए, ठीक है, आयत में क्या कह रहा है लंबाई में 7 की कमी की जाए और चौड़ाई में 7 की वृद्धि की जाए, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल में क्या है 21 सेंटीमीटर स्क्वायर से क्षेत्रफल भर जाता है। तो पहले क्या है हमारा क्षेत्रफल एल बी, अब हमारा क्षेत्रफल कितना है आयत का L - 7 प्लस बी प्लस 7, ये क्या जाएगा एल बी 7L माइनस
7L माइनस 7B माइनस 49, ठीक है, ये हमारा आएगा A डैश। क्लियर है, ये हमें पहले से पता है। इन दोनों का अब उसने क्या बोला कि 21 सेंटीमीटर स्क्वायर से भर जाता है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा इसका और इसका, वो क्या आएगा हमारा 21 का आएगा। A डैश माइनस A कितना आएगा 21 का, तो मैं क्या कह सकता हूँ 7L माइनस 7B माइनस 49 किसके बराबर है, 21 के बराबर है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ L माइनस B किसके बराबर है हमारे, ये रहेगा हमारा 70 बटा 7 10, ठीक है। L माइनस B 10 और L हमारे क्या रखा है 3B के बराबर, तो 2B आ रहा है हमारे यहाँ से 10 और यहाँ B से आया हमारा 5। अगर B 5 आया तो L कितना आ गया हमारे यहाँ से 15। तो उसने बोला पहले आयत की लंबाई कितनी होगी, तो पहले आयत की लंबाई कितनी थी हमारी 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसे किसका है 2D का है, ठीक है। ये किसका है हमारा क्वेश्चन 2D का, तो पर क्वेश्चन फिर भी है ही तो है मेंसुरेशन का ही, पर ऑप्शन क्या जाएगा हमारा, ऑप्शन इसका आंसर 15 सेंटीमीटर। क्लियर है। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता के ही माध्यम से सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों में कुछ जुनून, आपका कठोर परिश्रम ही आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकता है, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हो तो आपको छात्र बहुत दिख जाएंगे, साथ में आपको कोचिंग बहुत दिख जाएंगी, बस एक ही माध्यम है, वो है आपका कठोर परिश्रम, आपकी योग्यता, जो आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकती है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है एक एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, जो कि आपको केवल पढ़ाई भी ध्यान दिलवाता है, साथ में आपकी रोज की दिनचर्या से अलग होता है, साथ में अध्यापकों से आपका संपर्क बना रहता है, जो आपके डाउट क्लियर करने में हेल्प करता है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में होते हो तो आपको साथ के जो आपके आसपास के जो छात्र हैं वो भी आपको एक कंपटीशन की एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। आपको पता चलता है कि लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप अपने हिसाब से जो भी आप काम करते हो अपने हिसाब से करते हो, चाहे वो क्लासेस लेना हो, चाहे टेस्ट लेना हो, चाहे आपको पढ़ना हो। वहीं अगर हम जब आप बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग का क्या फ़ायदा हो जाता है, आपको आसपास एक तो छात्र दिखता है, आपको पता चलता है कौन कितना परिश्रम कर रहा है, कौन कितनी आपकी योग्यता है, कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। साथ में एक टाइम टेबल बना होता है कि रोज़ाना कौन सी क्लासेस लगेंगी, कब टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। साथ में आपका इन जो टीचर्स हैं और आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं उनसे आपका कॉन्टैक्ट बना रहता है। वो क्या मदद करते हैं आपके, अगर पॉजिटिवली बात करें तो वो मदद करते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने में, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि चाहे आपको वो लगे वो डाउट सिली है या चाहे उतनी इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, पर वो आपको डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में जा के आप अपने डाउट्स क्लियर करते हो और वो डाउट इतनी क्लियर सही से नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग में तो आपका संपर्क टीचर से फेस टू फेस रहता है, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहे क्लास में नहीं कर पाते हो तो आप बाहर क्लास के बाद हाँ वो डाउट क्लियर कर सकते हो, पर आपके डाउट वो क्लियर हो पाता है। अगर आप टीचर से भी नहीं कर पाते हो तो आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं आप वो भी आपके डाउट क्लियर करवा पाते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान को रखते हुए आपके लिए सबसे उपयोग क्या रहेगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, जिससे आपको कहीं और बाहर जाना ना पड़े। वहाँ पे आपकी डाउट सेक्शंस भी हों, आपकी क्लासेस भी हों, साथ में आपके टेस्ट भी लगातार एक रेगुलर टाइम पे लगते रहे। टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे, कि ऐसा ना हो कि आपका तैयारी 6 महीने की और वो सिलेबस 8 महीने जा रहा हो। तो एक अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टीचरों की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपका जो टाइम टेबल होगा, जो शेड्यूल होगा सब्जेक्ट का वो होगा, और साथ में आपके टाइम टू टाइम आपके क्या लगेंगे, टेस्ट लगते रहेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ पे विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में करवाया जाता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि स्मार्टफोन से आपको क्या होता है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। 6 से 8 महीने की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, गेम्स हो, आप उनसे बिल्कुल दूर रहें, आप उनसे कटें, क्योंकि आपको वो डिसिप्लिन, आपको वो परिश्रम, आपका जो डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम होगा वही आपको तैयारी में मदद करेगा। क्योंकि आपका जो टाइम होगा वही आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो टाइम, क्योंकि दिन में आपके पास उतना ही टाइम है, वो हर विद्यार्थी के पास है। अब अपना टाइम आप कहाँ दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो जो हम चीज़ आपके लिए कर सकते हैं वो है आपका स्मार्टफोन से आपकी दूरी,
तो इसलिए हमारी कोचिंग संस्थान में आपको या हॉस्टल में हमारे स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। साथ में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध होता है, वो उनकी देखभाल का ध्यान रखता है, साथ में उनकी जो अनुशासन है उनका भी पालन करवाता है। पढ़ाने के लिए हम सक्षम अध्यापकों की एक टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव के नेतृत्व में करवाई जाती है। साथ में उन्हीं के नेतृत्व में हमारी जो टीम है वो सिलेबस बनाती है, टाइम टू टाइम उनका जो टेस्ट होता है वो डेवलप होता है। हम हर विषय जो एसएससी जीडी में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पे अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी में भर्ती करवाने वाली जो संस्थान होती है जो पूछ सकती है या पूछा गया है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो तो इस डिटेल विस्तार में आपको समझाया जाता है। साथ में जो सवाल होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको पता होता है कि या आपको जो संस्थान पूछ सकती है उन सवालों पे भी हम अधिक महत्व देते हैं जो संस्थान पूछ सकती है या पूछा गया हो पहले पुराने एग्जामों में। रेगुलर मीडियम पे आपके टेस्ट कराए जाते हैं और टेस्ट के माध्यम पे हम आपके जो कमज़ोर विषय हैं उनकी जानकारी लेकर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कराई जाती है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती हैं। क्या बोल रहा है, यदि एक बेलनाकार, अब बेलनाकार में देखो फॉर्मूले में अगर कहीं देखोगे 2πr/h पृष्ठ क्षेत्रफल, और अगर हम आयतन की बात करो तो उसमें भी πr² आता है। ठीक है, तो पाई उसमें भी आ रहा है। तो एक बेलनाकार टैंक की क्षमता कितनी है? 56-32। ठीक है, 56-32। अब देखो एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 56-32 दे रखा है, मतलब अगर पूर्ण संख्या दे रखी तो मतलब 11 से विभाजित होनी चाहिए। देखो क्या 11 से होती है पूरी, देखो 5 13 मतलब 1 और 2 और 2, ये देखो हमारा आया, मतलब हो रहा है पूर्ण संख्या, मतलब 11 से विभाजित हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको पूर्ण संख्या देखिए तो आप मान के चलो उसमें 11 का भाग लग रहा है। ठीक है, तो अब इसने दे क्या रखा है, पूछ क्यों क्या रहा है, बोल रहा है कि क्षमता जो हमारी क्या है 56-32। ठीक है, और इसका आधार का व्यास दे रखा है 8 मीटर, मतलब त्रिज्या कितनी हो गई 4 मीटर की। ठीक है, तो उसने बोला बेलन की गहराई कितनी होगी, तो बेलन की गहराई निकालेंगे। πr²h हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है उसका क्षमता की, क्षमता माने क्या हो गया उसकी आयतन। ठीक है, 22/7, त्रिज्या कितनी देखी है 4 का स्क्वायर का 16 गुणा h बराबर 56-32। h आ जाएगा यहाँ से 56-32 गुणा 7 बटे में 22 गुणा 16। ठीक है, 22 गुणा 16। अब देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर है और यहाँ 7 से कट नहीं लिया तो मतलब 7 से भी भाग जाएगा। ठीक है, और साथ में ये 4 का भी क्या है हमारा गुणनफल है। ठीक है, मतलब 4 का कैसे निकालते हैं कि आखिरी दो संख्या दोगे क्या वो 4 से जा रही है, मतलब हाँ, तो मतलब संख्या पूरी क्या है 4 से विभाजित है। ठीक है, अब देखो 4 से जाएगा तो 4 1 4 0 8। ठीक है, फिर 4 से देखेंगे 3 4 दिए 12 2 0 5 और ये 2। ठीक है, 11 से जा रहा है 2 बार, 11 से क्या है हमारा ये 3 और 2 से क्या है ये 16। ठीक है, तो यहाँ से h आया हमारा
16 गुणा 7 मतलब 112, ठीक है। तो ऊंचाई कितनी है हमारी टैंक की, 112 मीटर की। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर आधार वाले एक शंकु को, ठीक है, मतलब एक शंकु हमारा कितना है, ये हमारा शंकु है। क्या बोल रहा है कि आधार की त्रिज्या कितनी है 4 और ऊंचाई कितनी है 8, ठीक है। को एक 8 सेंटीमीटर 6 और 4 मतलब हमारा ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है कि 8 इसकी लंबाई, 6 चौड़ाई और 4 इसकी ऊंचाई वाले लकड़ी के टुकड़े से बनाया जाता है। तो व्यर्थ हुई हुई लकड़ी का प्रतिशत बताना है, ठीक है। व्यर्थ हुई लकड़ी का प्रतिशत बताना है। तो मैं इसका वॉल्यूम निकाल देता हूँ लकड़ी के टुकड़े का, 4 गुणा 8 गुणा 6, ठीक है ना, L इंटू बी इंटू एच। तो 8 चौक 24 इंटू 8, ठीक है, क्या जाएगा 8 चौक 12, 8 चौक 32, 30, 8 दूनी 16, 16 ये आएगा 192, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, लकड़ी के टुकड़े का। अगर हम शंकु का निकालें, शंकु का आयतन निकालें तो क्या आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 7 गुणा त्रिज्या कितनी दे रखी है 4, तो 4 गुणा 4 गुणा में ऊंचाई क्या दे रखी है 8, ठीक है, ऊंचाई क्या दे रखी है 8, ठीक है। अगर मैं ये निकाल लूँ कि देखो मतलब व्यर्थ हुई है, मतलब इससे ये इसके अंदर से कुछ लकड़ी लिया और फिर बनाइए, तो मतलब ये लगभग कुछ प्रतिशत होगा, वो निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। शंकु का वॉल्यूम 1/3 गुणा 22/7 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 8 और हमारा ब्लॉक का प्रतिशत का आयतन कितना है 4 गुणा 8 गुणा 6, मतलब कुछ इससे यहाँ प्रतिशत निकल जाएगा कितनी प्रतिशत उसने लकड़ी यूज़ करी, और उसको हम क्या कर देंगे 100 में से घटा देंगे, ठीक है। तो देखो 4 से 4 घटा, 8 से 8 घटा, ठीक है। और फिर इसके बाद आ जाएगा 6 से ये 2 से 3, 2 से 11, ठीक है। तो 44/7 या 21, 21/63, ये हमारा क्या है, इतना प्रतिशत उसने लकड़ी यूज़ करी है। अब क्या पूछ रहा है कितनी व्यर्थ हुई है, तो व्यर्थ यहाँ से निकालेंगे। व्यर्थ आ जाएगा हमारा 1 माइनस 44/63, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 13 और 6 19, 19/63 गुणा में कर देंगे 100, ठीक है। तो यहाँ से प्रतिशत निकालेंगे कितना रहा है 1900 बटे में का भाग किसे दिया 63 से दिया, ठीक है। 3 से किया तो क्या आया 189 1 0, ठीक है, ये 0 आया तो 30 पॉइंट, फिर यहाँ पे 1 0 लगाया 1, ठीक है। तो मतलब कितना लगभग क्या प्रतिशत कितना आया 30.1, मतलब 30% लगभग क्या हुई है व्यर्थ हुई है लकड़ी। तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन सी। चीज़ क्लियर है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्या कह रहा है एक शंकु की त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर और उसने क्या पूछा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो एक बार फॉर्मूला क्या होता है इसका, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का पाई आर एल प्लस आर, ठीक है ना। क्या होता है वो पाई आर एल, तो उसका कर्व्ड प्लस उसका नीचे वाला एरिया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर, ठीक है। अब एक बार चीज़ देखोगे यहाँ से पाई से मेरा क्या आएगा 11, आर मेरा कितना है 5 रहेगा, तो 5 और 2 10, तो मतलब 11 और 10 मतलब अंत में क्या आना चाहिए 0 आएगा और 11 से विभाजन जाएगा, ठीक है। साइड में एल प्लस आर 16 + 5 21, ठीक है। नीचे 7 से कटेगा 3, तो मेरा क्या आना चाहिए 11 का भी जाएगा, मेरा वो आखिरी में 0 आना चाहिए और आखिरी और 3 से भी जाएगा, ठीक है। अगर आपको वहाँ तक भी नहीं पता चला तो सिर्फ यहाँ तक देखेंगे, सिर्फ 11 यहाँ पे आ रहा है और आर 5 × 2 10, ठीक है। तो अंत में 0 आना चाहिए, क्या समय 0 आ रहा है, हाँ। अगर और एक चीज़ देखेंगे क्या 11 से विभाजन जा रहा है, तो देखो 11 से ये सिर्फ एक ऑप्शन जा रहा है, कौन सा ऑप्शन ए, ठीक है। अब एक बार से इसको ना ये हमारी ट्रिक्स आया, हमने इसमें कहीं भी कुछ भी
सॉल्व नहीं किया इसमें, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, एक बार सॉल्व करते हैं और एक बार जो आंसर है मेरा एक बार वो चेक करते हैं क्या हमारा आंसर यही आ रहा है, ठीक है। तो क्या जाएगा, देखो 22/7, आर कितना है 5, एल प्लस आर 16/21, ठीक है। तो 7 से क्या ये 3, तो 22 गुणा 15, ठीक है, ये आएगा 330, ठीक है, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर किसका, हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऑप्शन का हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। पहले हमने क्या किया, सिर्फ किससे किया, हमने जो ट्रिक है हमारी उससे किया। कैसे कि हमें ये पता है अगर वो 7, 14, 21 में जा रहा है, अगर 7 है तो 7 से 7 कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 14 है 21 है तो हमको पता लगेगा, देखो 14 अगर आ रहा है तो 22 गुणा 7, आपको हर जगह देखो क्या दिख रहा है, पाई आर तो दिख ही जाएगा, ठीक है। तो 7 से क्या है ये 2, तो 11 से जा रहा है, साथ में 2 यहाँ से जाएगा, ये क्या लगेगा 11 गुणा 2 गुणा 2, तो 11 से 2 संख्या विभाजित होगी, साथ में अब 2 × 2 अलग चलेगा। अब आगे कुछ भी और संख्या हो वो बाद में देखेंगे, पहले क्या देखेंगे हम 11 जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ 5 दे रखा है तो ये 5 था, ये क्या था 5 था, तो यहाँ 5 × 2 10, 5 गुणा 2 10, तो अंत में क्या आएगा 0 आएगा। तो ऑप्शन में कहीं में 0 दिख गया आखिरी में, पहले तो वो ऑप्शन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे क्या 11 से विभाजन जा रहा है तो वो देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ जाती है, शॉर्टकट ट्रिक होती है। कई बार ये कब काम आती है, यहाँ तो देखो कैलकुलेशन कम थी, कई बार वो संख्या होती है बहुत बड़ी बड़ी दे देता है और उसमें कैलकुलेशन बहुत सारा कुछ होता है, तो उस केस में क्या करते हैं वो आसान होता है हमारा कहाँ से ये ट्रिक लगा के ऑप्शंस निकालना, ठीक है। कई बार हम कैसे भी करते हैं कि हम यूनिट डिजिट से भी करते हैं, 5 दूनी 10 गुणा 2 2 2 ऐसे करके कहीं पर भी जाते जाएंगे और आंसर उस हिसाब से निकालते जाएंगे, ठीक है। देखो आगे देखेंगे ऐसी चीज़ों में, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवर्ती बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना देखा है 110। देखो 110 मतलब क्या है, 11 का भाग जा रहा है, साथ में 5 गुणा 2, यार 5 गुणा क्या आ रहा है 2 आएगा, तब भी अंत में 0 आएगा, मतलब अंत में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब संख्या ऐसी आएगी जो में 5 का भाग 5 का क्या हो 5 आएगा कहीं पे भी, या तो 5 हो या 5 का मल्टीपल हो। तो यहाँ से मैं ऑप्शन कहीं से देखूंगा तो मुझे एक सीधे सीधे क्लियर दिख जाएगा कि मेरा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन मेरा आएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बार इसको क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ से, क्या देखा हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh किसके बराबर देखा है 110 के बराबर, तो 2 गुणा 22/7 आर निकालना है। पूछा उसने व्यास है तो पहले आर निकालेंगे, उसको गुणा कर देंगे किससे, हम व्यास से गुणा 2 कर देंगे। ऊंचाई क्या देखिए 14 दे रखी है बराबर 110, 7 से क्या ये 2, ठीक है, 22 से क्या ये 5, तो आर यहाँ से क्या आया 5/4, ठीक है। व्यास निकालना है तो व्यास क्या जाएगा 2 × r, तो आ जाएगा 5/2, ये क्या है हमारा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो हमने पहले आंसर बता दिया था वही हमारा आंसर क्या आया सॉल्व करने के बाद आया, तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन सी। ये ट्रिक्स काफ़ी काम आती है कि जब आप क्वेश्चंस करने बैठते हो ना तो आपका टाइम जो होता है ना वो कम लगे, आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा ना हो। हमको इससे क्या कंसेप्ट तो आपको पता चल गया, अब आपको कंसेप्ट का जो आपने पढ़ले भी पढ़ा है, जैसे डिविजिबिलिटी मेथड आपने पढ़ा, ठीक है, आप उससे भी तो क्वेश्चन लगा सकते हो। नंबर सिस्टम में जो हमने पढ़ा तो हमने वही यूज़ करा, नंबर सिस्टम हो गया आपका, है ना। यूनिट डिजिट वाले जो कंसेप्ट हैं वो हम कहाँ पे लगा रहे हैं, इसके अंदर लगा रहे हैं और उससे हम क्या निकाल रहे हैं सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखेंगे 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², ठीक है। मतलब मेरी जो संख्या हो, मेरा जो वो आएगा उत्तर आएगा उसमें क्या होना चाहिए, देखो 11 का क्या आना चाहिए भाग आना चाहिए। पहले 11 का भाग देखेंगे, 2 + 4 6, 4 और 6 10 नहीं है, 2 और 4 2 दूनी 4, 8 और 4
12 नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये क्या है 6 आ रहा है और ये आ रहा है 10, या तो 0 है या 11 है, यहाँ आ रहा है 4 और यहाँ आ रहा है 12, ये भी नहीं आ रहा। 7 8 नहीं, 8 और ये 8, मतलब मेरा जो उत्तर क्या आएगा वो क्या आएगा ऑप्शन बी, ठीक है, मेरा उत्तर क्या आएगा ऑप्शन बी। क्लियर है। अब एक बार जो कंसेप्ट है उससे कर लेते हैं। तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 गुणा 22/7, आर कितना है मेरा 14 गुणा 14, ठीक है। देखो 7 से कटा 2, 4 गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14। अब एक बार देखो ऑप्शंस में आपको यूनिट डिजिट दिख रही है, तो देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 चौक 64, ठीक है, मतलब अंत में क्या आएगा मेरा 4 आना चाहिए। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही हट गए मेरे, बचे भाई 2 है, ठीक है। अब एक बार देखोगे यहाँ पे अंत में मेरा क्या है 4 आ रहा है, मेरा जो संख्या है मतलब जो मेरी संख्या आएगी उसका अंत की जो 2 डिजिट होंगी वो क्या आनी चाहिए 4 से भाग आनी चाहिए। ये 4 से भाग नहीं जा रही, ये जा रहा है, पर ये मेरा पहले ही कट गया, 11 से भी कट गया और मेरा किससे भी कट गया यूनिट डिजिट से भी कट गया। 64 ये जाता है, 54 ये नहीं जाता, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सिर्फ ये, ठीक है। अब कैलकुलेशन करते जाओ, आपको आ जाएगा, यह आ जाएगा 88 गुणा 28, ठीक है, 8 दूनी 16, 8 64, 8 दूनी 16 और 8 64, 16 70 80, ये हमारा क्या है 88 गुणा 28, ठीक है, 64 16, 64 और 16 80, 4 6 8 से 14, 8 6 14 और ये 2, तो उत्तर क्या है मेरा 24 64, ठीक है। अब हमको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती अगर हमको वो ट्रिक्स पता है, ठीक है। हमने 3-4 तरीके से निकाल दिया, हमने यूनिट डिजिट से भी निकाला, हमने किससे निकाला मल्टीपल सिस्टम जो डिजिलिटी मेथड होता है उससे भी हमने सॉल्यूशन इसका निकाल दिया, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा मेरा ऑप्शन बी। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे। यदि किसी घन की सबसे लंबी विकर्ण का माप क्या दे रखा है 432 रूट सेंटीमीटर, तो उसका आयतन कितना होगा। अब घन का मेरा क्या होता है फॉर्मूला a√3, ठीक है, और वो किसके बराबर देखा है 432 के, ठीक है। 432 के फैक्टर निकालेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा, देखो एक बार हम क्या इसमें 3 का भाग दे देते हैं, 432 में क्या देते हैं 3 का भाग दे देते हैं, तो 1, ये क्या आया वहाँ से 4 और ये 4, ये मेरा क्या लिखा है 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर गुणा 3, अंदर लिखा है ये रूट में a√3, ठीक है, a√3, ये बार आ जाएगा और ये √3 में, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा a क्या आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर, तो मेरी भुजा क्या आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है आयतन निकालना है, क्या निकालना है आयतन निकालना है। तो a का क्यूब क्या होता है 12 का क्यूब, और 12 का क्यूब क्या आता है 1728, ठीक है। ये है हमारा किससे जो फ्लो है जो हमने फॉर्मूला है उससे करा, उससे क्या उत्तर आया मेरा 1728। अगर मैं सिर्फ ऑप्शन से जाता हूँ, मेरे ऑप्शन से देखो क्या मुझे कौन सी संख्या ऐसी है जो मेरे को क्यूब दिख रही है, सीधी सीधी उसने क्यूब पूछा है, मतलब आयतन पूछा है, आयतन मतलब क्या होता है किसी संख्या का क्यूब। अब देखो 11 का क्यूब निकालो 12 का क्यूब निकालो, वो कहेंगी पूर्ण संख्या आएंगी। अगर 11.5 हो 11.6 हो 28.7 बटे में कुछ भी हो या पॉइंट में हो तो ऑप्शन नहीं आ पाएगा, ये तो अंत में पॉइंट के बाद कुछ डेसिमल आना चाहिए, उसके बाद कुछ संख्या आएंगी। अगर मैं यहाँ से देखूँ क्या ये मेरे किसी संख्या का क्यूब है, नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ कौन सी संख्या है मेरी सिर्फ ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये चीज़ हमको नहीं करनी पड़ती, आंसर क्या आता था सीधा 1728, ठीक है। तो इसलिए जो मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में, जो हमने बेसिक स्टार्टिंग में जो चैप्टर्स पढ़े हैं, अगर हमको उनके बेसिक्स क्लियर हैं कि हमको वो चैप्टर अच्छे समझ में आए, तो ये मेंस्ट्रुएशन वाले चैप्टर्स होते हैं, आगे जो हम क्वेश्चंस करते जाते हो ना तो हमको बहुत मदद मिलती है। ये चीज़ें समझाने के लिए आपके लिए होती हैं, पर आपको क्वेश्चन जब करना है तो हमको ट्रिक्स लगानी है जिससे हमको टाइम बचे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये मैंने बोला था चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि 1 से लेकर 30 तक तो क्या याद हो स्क्वायर हो याद हो, और 1 से लेकर 20 क्या हो हमको क्यूब याद हो। अगर आप क्यूब याद होता तो हमको सीधा बदल जाता कि ऑप्शन से कौन सा आ सकता है, सिर्फ आ सकता है कौन सा ऑप्शन डी ही आ सकता है और कोई ऑप्शन नहीं आ सकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे।
एक लंबवर्ती शंकु के आधार की त्रिज्या क्या देखिए 7 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या देखिए 7 मतलब 22/7, 7 से 7 कटा, ठीक है। और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा है 55 मतलब क्या हुआ, अंत में कहीं 5 आ रहा है, ठीक है, और साथ में क्योंकि 7 से 7 तो कट गया तो अंत में 5 आ रहा है और 11 का भाग दिया है, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है, पहले तो हम क्या निकालेंगे 11 का भाग किस किस से जा रहा है, 3 5 नहीं, 3 5 नहीं, 4 5 नहीं, 4 और 4, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है, ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन डी। अब एक बार क्या कर लेते हैं हम अभी अपने मेथड से, आर देखा 7 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा है मतलब क्या आएगा पाई आर एल 22/7 गुणा 7 गुणा एच निकालेंगे, एल निकालेंगे यहाँ से, एल 22 से 22 कटा, और ये किसके बराबर देखा है 550 के बराबर, तो 550 बराबर 22 गुणा एल, 11 से गया 2, 11 से गया 5 और 0, एल यहाँ से क्या आया 25, एल क्या आया यहाँ से 25, ठीक है। और इसी कारण हमारा अंत में क्या आ रहा था, 0 आ रहा था, ठीक है। एल आया 25, अब हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। अब आयतन निकालने के लिए क्या था, ये 25 था, त्रिज्या क्या देखिए हमारी 7, तो ऊंचाई यहाँ से क्या निकल जाएंगे हमारा ट्रिपलेट से 24, ठीक है। नहीं तो हम क्या निकालेंगे पाइथागोरस, उससे भी क्या जाएगा हमारी ऊंचाई क्या जाएगी 24। अब हम क्या निकालेंगे इस शंकु का आयतन, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7 इंटू एच गुणा के एच में क्या आएगा 24, ठीक है। 7 से 7 कटा, 3 से ये 3 कटा 8, तो 22 गुणा 56, ठीक है। ये चीज़ नहीं आ रही, 6 दूनी 12, अंत में कहीं देखेंगे 12 2 आ रहा है, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया, इससे बचा ये 2 वाले ऑप्शन, ठीक है। बाद में 11 का भाग दे रहा है, तो 11 का भाग से इसमें जा रहा है, तो ऑप्शन डी, ठीक है। नहीं तो क्या हो जाएगा 112 2 3 2 1 12 32, ठीक है। तो ये जो इतनी सारी जो चीज़ हमने मशक्क़त करी है, इतना जो हमने टाइम दिया है, हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कितने सेकंड में कर दिया था 10 सेकंड में, सिर्फ क्या देखा कि 11 से भाग किसका जा रहा है, ऑप्शन डी में, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन डी 12-32 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमें क्या करना है, कई बार बुक्स पे भी नहीं दे रखा होता, पर आप अपना थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, या चीज़ें कैसे चल रही हैं, मैं आंसर और कैसे निकाल सकता हूँ। जब आप ढूंढने लगोगे चीज़ों को, या मैं क्या तरीका और लगाऊं जिससे मेरा टाइम बचे, क्योंकि ये तो लगना ही लगना है। अगर आप नॉर्मल मेंसुरेशन के मेथड से जाओगे तो ये चीज़ें हमको करनी ही करनी पड़ेगी, ये आपका बेसिक है। पर जब आप एग्जाम में क्वेश्चन लिखने जाओगे तो वो ये चीज़ नहीं, इन चीज़ों के मार्क्स नहीं दे रहा, वो इन चीज़ों के कोई मार्क्स नहीं दे रहा। मार्क्स किसके दे रहा है कि आपने क्या सही ऑप्शन लगाया है, ठीक है। अगर आप स्कूल के पेपर लिख रहे हो तब तो ये जरूरी है लिखना, वहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैंने ऐसे निकाला आंसर। पर अगर जब आप एग्जाम की बात कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हो, तो उसको इससे मतलब नहीं है कि आप आंसर तक पहुँचे कैसे, उसको किससे मतलब है कि आपने आंसर सही निकाला कि नहीं लगाया, और आपने करेक्ट ऑप्शन टिक किया कि नहीं किया, ठीक है। अब उसके लिए आप कैसे वो दिमाग लगाते हो कि यार मेरा आंसर कितनी जल्दी से जल्दी आ जाए, ठीक है। तो वो ट्रिक्स है, या तो हम बेसिक इससे जाओ, तो इसमें आप अपनी स्पीड बढ़ाओ, कहीं अगर यहाँ पे स्पीड बढ़ाओगे भी तब भी कितना 10 से ज़्यादा तो ज़्यादा ही लोगे, 20 25 30 सेकंड लोगे, और वो आपको कहीं और से टाइम काटना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप बेसिक पे आओ, पहले तो मैं कहूँगा कि पहले बेसिक पे ही आओ, बेसिक हमको पता होंगे तभी हमको फॉर्मूला पता होगा, तभी हमको पता होगा ये आंसर आया कैसे, ठीक है। उसके बाद फिर ये ट्रिक्स पे आओ, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ करनी पड़ी हमें, पहले तो हमें पाई आर एल से एल निकालना पड़ा, तिरक ऊंचाई, एल से हमें क्या निकालनी पड़ी ऊंचाई, और फिर ऊंचाई से हमें क्या निकालना पड़ा आयतन, ठीक है। तो सही उत्तर क्या है ऑप्शन डी 12-32। आगे देखेंगे, पीतल से बने गोलार्ध कटोरे का आंतरिक व्यास रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। व्यास 14 मतलब त्रिज्या कितने देखिए 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर की दर से अंदर में रखने का खर्चा कितना आएगा, 15 की दर से, ठीक है। अब देखो कुछ भी हो अंदर गुणा 15 किया है, मतलब क्या किया है 5 गुणा 3 किया है,
तो जो मेरी संख्या होगी वो एक तो क्या आना चाहिए मेरी 3 का भाग जाएगा, ठीक है। साथ में मेरे अंदर कोई 22 आएगा ही, पाई है ना, तो 22 आएगा। 5 × 2 10, मतलब अंत में 0 आएगा, सब में 0 है। 11 का भाग और 3 का भाग तो सीधा सीधा जाएगा, ठीक है। तो 11 का भाग दिखता है 4 और 2 6 और ये 1 नहीं, 6 और 6 ये है 10 1 9 6। सही उत्तर क्या जाएगा मेरा? ऑप्शन सी। सही उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं? जो प्रॉपर मेथड से क्या हमारा आंसर सही आ रहा है, ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। तो हमारे उसको रंगना है, मतलब क्या करना है, उसके जो घुमाव है उस पर रंगना है। तो कितना आएगा? 2πr², क्या आएगा? 2πr², ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा उसकी दर 15 की, 2 × 22/7। आर कितना है हमारा? 7 × 7 × 15, ठीक है। क्लियर है? अब देखो यहाँ से 7, मतलब मेरा 7 से भी भाग जाता, कोई संख्या होती जो मेरा 7 से भी भाग जाती, ठीक है, तो वो भी हम चेक कर लेंगे आगे। तो क्या आएगा? 44 × 105, ठीक है। यह आएगा हमारा 420 और 420, 0 2 6 4, ठीक है। तो उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन सी। इससे भी हमारा क्या है उत्तर? ऑप्शन सी, ठीक है। 7 का भाग जब 7 का देखना होता है तो क्या करते हैं? अंतिम की संख्या को क्या करते हैं? उसको दुगुना करके उसमें माइनस कर देता है, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा? 462 आया, अभी भी नहीं पता चल रहा, तो इसको फिर क्या करें? अंतिम संख्या को दुगुना करके इससे माइनस कर देंगे, तो 46 - 4 42, और ये क्या होता है मेरा? 7 का भाग जाता है। तो उत्तर क्या जाएगा मेरा? ऑप्शन सी, ठीक है। फिर वो ये नहीं करना पड़ता, हमने स्टार्टिंग में कैसे निकाला आंसर? सीधे सीधे, टाइम बचाओ खाली ना। पहले क्वेश्चन क्या करेंगे? पहले अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये तो करो, साथ में ट्रिक्स को कोशिश करो कि ट्रिक्स लग पा रही कि नहीं लग पा रही, और फिर उनको चेक करो। जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो अब सीधे ये करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सीधे सीधे आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 6, ऊंचाई 8, किसी घनाव कमरे में रखी जाने वाली लंबी छड़ की अधिकतम लंबाई क्या होगी? छड़ की लंबाई कैसे निकालते हैं? L² B² + H², ठीक है। क्या कहेंगे? L क्या है? 10 का स्क्वायर, B 6 + 8 का स्क्वायर, ठीक है। 100 36 64, ये कितना आया? 200 आया, या कह सकता हूँ 2 × 100, या ये कह सकता हूँ 10√2, ठीक है। तो मेरी सबसे लंबी छड़ क्या होगी? उसकी लंबाई कितनी होगी? 10√2, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो हमारी सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है इस कमरे में, वो क्या आएगी? 10√2। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है 24, 18 और 12। छोटे घन बनाने के लिए इससे पिघलाया जाता है, और यदि घन की भुजा क्या देखी? 6, तो निर्मित घनों की संख्या क्या होगी? तो देखो पहले क्या है हमारे 24, इसका आयतन क्या होगा हमारा घनाभ का? 24 × 18 × 12, ठीक है। इसमें से क्या बनाया गया? हमारे छोटे छोटे घन बनाए गए, और कुछ ज़्यादा बनेंगे क्योंकि 6 सेंटीमीटर वाली मेरी भुजा है, तो 6 वाले घन का ऐसे कितने घन होंगे? मान लेते हम n, मान लेते हैं संख्याओं का नंबर क्या है? n मान लेते हैं। n × वो छोटे छोटे घन बराबर जो बड़े वाले घनाभ है उसका हमारा क्या होगा? आयतन, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? बराबर होगा। तो मेरा n क्या जाएगा? बड़े वाले घन में से छोटे वाले घन का घन, जो घनाभ का है उसका वॉल्यूम क्या कर देंगे? घटा देंगे, भाग दे देंगे। तो यह जाएगा हमारा 4 3 2, 4 3 12 12 दूनी 24। तो मेरे ऐसे कितने घन बनेंगे? 24। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। क्या करा? जैसे हमारे पास कोई भी मूर्ति थी, अब मूर्ति को हम पिघला के हम छोटे छोटे सिक्के बना दो, चाहे आप कोई भी और आकृति दे दो, पर उसका जो स्टार्टिंग में जितना उसका घनाभ था, जो उसका आयतन था, वही उन सब सारी चीज़ों के जो आपने बाद में बनाए उनका बराबर होगा, ठीक है ना। आपने एक बाल्टी में पानी भरा, उसको छोटे छोटे आपने डब्बों में भर दिया, अब डब्बों में भर दिया, हमने शंकु में भर दिया, हमने बेलन के अंदर भर दिया, पर जितना बाल्टी का आयतन था
जितना पानी का आयतन था उतना सबका मिला के होगा। सेम वही चीज़ क्या की है कि एक घनाव का जो आयतन है, घनाव का आयतन है वो छोटे छोटे जो हमने घन बनाए हैं जिनकी भुजा कितनी है 6 सेंटीमीटर की, तो ऐसी कितनी आकृति, ऐसे कितने घन होंगे वो अगर निकालना है तो क्या करना है कि जितने हैं उससे भाग दे देंगे इसका कि हमारे कितने, एक का कितना होगा, ये एक का है और ये पूरे कुल का है, तो क्या हो जाएगा उससे हमें क्या निकल जाएंगे कितनी हमारी आकृति बनेंगी। ठीक है, तो ऐसे कितने संख्या बनेंगे हमारे कितने घन बनेंगे हमारे 24। ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का निर्माण किया जाता है। बेलन का व्यास क्या हो गया, मतलब दोनों का क्या होगा, आयतन बराबर, पहले में शंकु क्या है 1/3 पाई, आर क्या है हमारा यहाँ से 9 का स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी है 15, ये किसका है शंकु का, ये किससे बराबर किया हमने बेलन का क्या था पाई आर स्क्वायर 45 आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई कितनी देर की 45 की। ठीक है ना, इन दोनों को बराबर करा है, पाई से पाई कटा, ठीक है 15 से गया ये 3 और ये आएगा 81/3 गुणा बराबर आर स्क्वायर गुणा 3 27 9, तो आर स्क्वायर क्या आ गया यहाँ से 9। तो हमारे बेलन का व्यास कितना है, सॉरी बेलन की त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना आ जाएगा 2 × 3 6, तो व्यास क्या जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। जब भी वो बराबर करे किसी भी चीज़ को किसी से, ठीक है पेंसिल में जब भी किसी को किसी चीज़ से बराबर करे तो हमेशा उसका क्या बराबर होगा, उसका आयतन बराबर होगा। ठीक है, चाहे वो घन को घनाव से करे, शंकु को चाहे वो बेलन से करे, चाहे गोले को बेलन से करे, किसी को किसी से भी अगर वो बराबर करता है तो हमेशा उन दोनों का क्या होगा, आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो हमारा आयतन निकाला किसका, शंकु का, उसको किससे बराबर किया हमने, आयतन किसके, बेलन से। ठीक है, उससे हमने क्या लिया, उसकी त्रिज्या निकाली और त्रिज्या के बाद उसने क्या पूछा हमसे, व्यास। ये ध्यान रखना उसे व्यास पूछा है, त्रिज्या नहीं। अगर त्रिज्या निकालोगे तो ऑप्शन सी निकाल के वो हो जाएगा गलत, पर सही उत्तर क्या है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर क्या देखा है कि 2 शंकुओं का आयतन दे रखा है 3:2 में। ठीक है, पहले बटे में 2 का क्या दे रखा है 3:2। ठीक है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है 3/4, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। ठीक है, 3/2 उनका क्या है आयतन का, आयतन जब लिखते हैं तो 1/3 पाई, देखो यहाँ से इसको ना थोड़ा सा, अब शंकु का आयतन क्या होता है हमारा, शंकु का आयतन ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जब दोनों के आयतन को बराबर करूँगा तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये तो मेरी कट जाएंगी, तो उससे क्या हो जाएगा मेरा ये, ठीक है ना, तो V1/V2 जिसका दे रखा है 3/2, तो आर स्क्वायर R1/R2 का स्क्वायर H1/H2। ठीक है, R1/R2 दे रखा है 3/4, 3/2 3/4 का स्क्वायर, तो 9/16 गुणा H1/H2, 3 से गया 3 से गया ये 8, तो H1/H2 क्या आ गया हमारा सही 8/3। तो मेरे दोनों की ऊंचाई का अनुपात क्या आएगा 8:3। यहाँ से अनुपात निकालेंगे तो क्या लिख देंगे 8:3। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, अगला देखेंगे 16 नंबर। गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 1386। ठीक है, क्या 11 से जा रहा है 9, 6 और 3 9। ठीक है, 11 से जा रहा है, तो गोले का आयतन क्या होगा। अब देखो है आगे बड़ी बड़ी संख्या। ठीक है, क्या करेंगे हम, आयतन निकालना है गोले का, 5 8 5 13, 13 - 5 8 आता है गलत, 9 और 9 2 13, देखो अब यहाँ 7 6 13 -2 9, तो ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। ठीक है, यह हमारा पॉइंट में आ रहा है। अगर हमारे कहीं पे भी कुछ नहीं आता तो देख लेंगे एक बार,
एक बार आ जाते हैं, एक बार वक्र प्रश्न से मतलब 4 पाई आर स्क्वायर क्या देगा 1386 के बराबर। ठीक है, 4 गुणा 22 बटा 7 गुणा आर स्क्वायर 1386। ठीक है, तो आर स्क्वायर आ जाएगा 1386 गुणा 7 बटे में 22 बटे में 4। ठीक है, आयतन निकालेंगे तो आयतन की क्या बात कर रहा है 4 बटा 3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आर अगर जो भी आएगा यहाँ से देख लो तो क्या आता है 2 से करा तो यहाँ से आएगा 11 से करेंगे 2 1 2 और ये 6। ठीक है, 2 से आया ये 6 और 3, आर स्क्वायर आया 63 गुणा 7 बटा में 4। ये क्या लिखा है 9 गुणा 7 का स्क्वायर बटा 4। तो यहाँ से हमारा आर क्या आ जाएगा 3 गुणा 7 बटे में 2। ठीक है ना, 3 गुणा 7 बटे में 2 क्या जाएगा 21 बटे में 2। त्रिज्या क्या आ रही है मेरी 21 बटे में 2। ठीक है, 21 बटे में 2, 4 2 दूनी 4 4 5 9 और 5 4 9। अब देखो मैंने ये क्यों किया, यहाँ मेरा आर आ रहा है बटे में 2, तो जब मैं यहाँ करूँगा तो क्या आएगा देखो 4 बटा 3 22 बटा 7 21 गुणा 21 बटे में क्या आएगा 8। ठीक है, अब देखो 7 से 60 ये 3 21 कटा, 4 से आया 2, मतलब जो भी मेरी संख्या आएगी वो हमेशा क्या आएगा बटा 2, मतलब पूर्ण संख्या का बटा 2 करेंगे जब भी कोई संख्या होती है। 27 बटा 2 करेंगे तो मेरा हमेशा क्या आएगा दशमलव के बाद 5 आएगा। 31 बटा 2 करेंगे तो कुछ भी आए बटे में पॉइंट के बाद क्या आएगा 5 आएगा। और कोई भी संख्या हमारे इसका करें तो अंत में क्या आएगा 0.5 आएगा। तो पूर्ण संख्या का बटे में जब 2 करेंगे हमेशा 0.5 आता है, तो उत्तर क्या जाएगा मेरा ऑप्शन सी। और साथ में इसने क्या सेटिस्फाई भी किया, मेरा 11 को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ से 11 निकालेंगे तो 2 दूनी 4 4 और 5 9 और 5 4 9। ठीक है, तो ये तीनों इस बार तीनों चीज़ सेटिस्फाई कर रही थी। साथ में यहाँ से 11 गया, यहाँ से हम क्या निकालेंगे 7 भी और 3 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, 7 का भी और 3 का भी निकाल लेंगे। यहाँ से 3 से देखें तो मेरा क्या आना चाहिए 4 2 6 6 और 2 9 6 2 8 8 5 13 13 5 18, मतलब 3 से भी भाग जा रहा है। ठीक है, अगर हमको 5 7 का निकालना तो क्या था अंतिम संख्या को 2 दुगुना करके इसमें से घटाओ और ऐसे करते जाओ जब तक वो 7 का मल्टीपल या 7 से उसका सीधा सीधा भाग जा रहा हो। ठीक है, तो ये जो कैलकुलेशन थी, अब देखो यहाँ तक हमें कैलकुलेशन करनी पड़ी आर निकालने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से हमें 3 ऑप्शन क्या थे 2 2 आ रहे थे, यहाँ पे हमें एच वेच कुछ नहीं था। ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ आर पे डिपेंड था, तो हमें आर निकालना पड़ा। जैसे ही मुझे पता चला आर बटे में 2 है मतलब 0.5 है, तो जब मैं क्यूब करूँगा तो मेरा पॉइंट का हमेशा चलता जाएगा, तो मेरा उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये जो हमें अब देखो यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी पड़ती कि 21 गुणा फिर 22 बट फिर ये करना, वो नहीं करना पड़ा, हमें सीधा क्या है आंसर ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यदि एक वृत्तीय बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 10 और 15 है। ठीक है, आर दे रखी है 10 और ऊंचाई दे रखा है 15। ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 की। ठीक है, किसके लिए बेलन के लिए। और एक गोले की त्रिज्या दे रखी है 5, ये बेलन के लिए है और ये किसके लिए दे रखा है गोले के लिए। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच बटे में क्या बोल रखा है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा आर किसके लिए गोले के लिए, छोटा आर किसके लिए हमारे बेलन के लिए। तो पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा। ठीक है, आर क्या देगा 10 गुणा 15, 2 गुणा आर इसका क्या देगा था 25, 5 देखा था तो 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यह है 5, 5 से क्या 5, 5 से क्या 3, तो कितना आ रहा है हमारा 3/1 या कह दें 3:1। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है, ऑप्शन बी। थोड़ा भी उल्टा पढ़ दोगे तो उत्तर क्या जाएगा 1/3। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देना है, तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन बी। चीज़ें क्लियर है। तो हमारी जितने भी क्वेश्चन थे हमने वो कर दिए। साथ में मैंने आपको ट्रिक्स जो थी आपको क्वेश्चन करने की ट्रिक्स वो भी मैंने आपको बता दी है। एंड
वो ट्रिक्स आपको तब लग पाएंगे जब एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने जो गोले वाला क्वेश्चन किया था, तो आपको पहले वो क्वेश्चन तक आना पड़ा, कि कहीं तक आना पड़ा, उसके बाद आप वो चीज़ों को लगा पाओगे। पर आपको वो एक ट्रिक्स जो थी क्वेश्चन लगाने की, हमेशा हार्डली इसी चीज़ कभी कभी फंसती है। नहीं तो आपको अगर वो जो मैंने क्वेश्चन देखे, हमने स्टार्टिंग में 2-3 जो क्वेश्चन देखे, उस जगह हर जगह आपकी वो चीज़ें लग रही थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको सीधा सीधा लग रहा था, यहाँ लग रहा था, तो आपको एक ट्रिक्स आपकी लगभग हर क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं कि लगभग में, क्योंकि क्या बात है, क्योंकि हमारे पाई हमेशा अगर कहीं किसी भी फॉर्मूले में हमारा पाई आ रहा है और वो पूर्ण संख्या आ रही है, तो हमको 11 से भाग तो सीधा सीधा जाएगा। और आपको 1-2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जो आपको सीधे सीधे कट रहे होंगे। ठीक है, साथ में आर और एच पे भी डिपेंडेंसी दिख जाएगी, तो गुणन में आपको दिख जाएगा कौन सी संख्या किससे भी भाग जाएगी। तो अगर आपको यूनिट डिजिट वाला चैप्टर, नंबर सिस्टम वाला चैप्टर, डिविजिबिलिटी वाला चैप्टर क्या अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, तो आप इसमें मेंसुरेशन वाले चैप्टर में भी आपको उनको लगा सकते हो। ठीक है, ये जो तीनों बुक थी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई रखी थी। अगर आपको ये बुक ऑनलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आप कहाँ से हैं, जिससे आपको हम बता सकें नियर बाय आपको ये बुक कहाँ से अवेलेबल हो पाएगी। चैप्टर से रिगार्डिंग, वीडियो से रिगार्डिंग, और जो हम सिलेबस जो पढ़ा रहे हैं उनसे रिगार्डिंग अगर कोई भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, एनीथिंग, जैसा भी आपको अगर इस एग्ज़ाम से हो या किसी और एग्ज़ाम से भी रिगार्डिंग हो, तो अगर आपके डाउट हो, पर अगर आप चैप्टर इसी से पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स का हो या कोई और सब्जेक्ट हो, आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं। ठीक है, आपका फीडबैक दें कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपको ट्रिक समझ में आई, आप तक वो चीज़ें समझ पा रहे हो या आप तक वो चीज़ें पहुँच पा रही हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। जब आप कमेंट सेक्शन में जाओगे कि हाँ ये हमें चीज़ पता चली है, ये हमें यहाँ पे ये डाउट है, जैसे ही आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो हम तक वो चीज़ पहुँचेगी कि आपका फीडबैक हम तक पहुँचा। ठीक है, तभी हम और इम्प्रूव कर पाएंगे कि हाँ हमें यहाँ इम्प्रूवमेंट दिखाना है, हम थोड़ा मोटिवेटेड रहेंगे आपको और चीज़ों को और ट्रिक्स लाने में, आपकी और वीडियोस लाने में। ठीक है, चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो एग्ज़ाम से रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस हैं उनकी आपको कंटिन्यूसली आपको जो वीडियोस से मीडियम से आपको पता चलता रहेगा कि आगामी कौन सी नोटिफिकेशन आने वाले हैं, कौन से वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।